बृहस्पति को देखने के लिए इस समय जो टेक्निक आपको बताई गई है, आपको नवमांशा में जाने की आवश्यकता नहीं। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं, क्या चलित को देखा जाए, क्या केपी के चार्ट को देखा जाए, और मैं कहता हूं आप सिर्फ लगन कुंडली को देख। जो रियल में लाल किताब को कर रहे हैं, लाल किताब को फॉलो कर रहे हैं, लाल किताब अपने आप में इस तरह से लिखी गई है कि आपको ना डिविजनल चार्ट्स की आवश्यकता होती है और ना ही ये दूसरे चार्ट्स की आवश्यकता होती है। वो अपने आप में इस तरीके से बनाई हुई है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर जिनको फार्मूले याद नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये बात यहाँ सेट नहीं बैठ रही तो यहाँ बिठा दो, अच्छा ये यहाँ नहीं तो यहाँ बिठा दो, ओहो फिर चलित में देख लो, फिर वो अपनी बात को पलट दो। तो उनको है ना एक पलटी अल्टा पलटी करने का एक बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। तो कहते हैं ना बहुत सारे ज्योतिषी बात को सेट करने में बड़े माहिर होते हैं। अगर आप उन्हें बता दो कि ये बात ऐसे ऐसे है तो फिर एकदम सेट कर देंगे। फिर वो कहीं से भी ढूंढ के लाए फार्मूला, वो बिल्कुल चिपका देंगे। और नहीं तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के साथ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनको ग्रह की पावर नहीं समझ में आती कि ये ग्रह की स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है। और जब तक ज्योतिष में आप ग्रह की स्ट्रेंथ को नहीं समझते, आप उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक। जो ग्रह ताकतवर है, जो ग्रह शक्तिशाली है, वो समझो प्रसन्न है, वो खुश है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, शरीर से कोई बीमारी ना हो, उससे बढ़िया खुश आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। उसको आप दो गाली भी दे दोगे ना तो कुछ नहीं कहेगा। पक्की बात है, जब तक आप बहुत ही ऑकवर्ड नहीं बोलते। उसके साथ मजाक करके देख लो, वो आपको मजाक को बड़े आराम से सहन कर जाएगा। पर जो आदमी पेशेंट है किसी भी बीमारी का, अब मरीज के साथ मजाक भी करके देखो, वो बुरा मान जाएगा। और जैसे ही वही आदमी जब ठीक होगा फिर उससे मजाक करके देखो, अब वो बुरा नहीं मान रहा है। आप इस साइकोलॉजी को समझिए। अगर आप ग्रहों को इंसान की तरह समझेंगे, जैसे हम लोग फील करते हैं, ऐसे ही ग्रहों की फीलिंग को समझेंगे आप, गणित के द्वारा, फार्मूले के द्वारा, तो वो आपको आंसर देंगे और बहुत राइट आंसर देंगे। ये सूत्र याद रखिए ज्योतिष में, जैसे सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी इंसान दुख बांटता है। आप किसी पेशेंट के पास जाइए हाल चाल पता करने, अब वो बेचारा है ही दुखी उस समय, और क्या बताएगा आपको, बीमारी के बारे में बताएगा, तकलीफ के बारे में बताएगा, डॉक्टरों को दो गालियां निकालेगा, दो गालियां दवाइयों को देगा कि मैं इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा हूँ, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। कोई भी अच्छी बात आपको नहीं करेगा। आप उससे पॉजिटिव बात भी करेंगे तो भी कहेगा छोड़ यार ये क्या बकवास, कोई बात तो कहने की है, कोई सब हवा हवाई बातें हैं, आपकी उस बात को भी नहीं सुनेगा। जब ग्रह की स्थिति कुंडली में, किसी भी ग्रह की स्थिति जब ऐसी हो, जिसे हम बार बार एक शब्द बोलते हैं ना, पीड़ित। पीड़ित का मतलब है वो पिट रहा है, पीठ कोई और रहा है। अब पिटने वाला जो बेचारा दुखी होगा, अब आप सोचो कोई अपने को पीट दे तो अपन खुश होंगे कि दुखी होंगे? नहीं होंगे ना, हम दुखी होंगे। हाँ, कुछ विरले ऐसे भी होते हैं, बड़े नायाब किस्म के जो है होते हैं लोग, कि एक बार रामलाल को कुछ लोग पीट रहे थे, पीटने वाले पीट के चले गए, रामलाल हंसने लगा। सब लोग बोले अरे तुझे तो पीट के गए, तू हंस क्यों रहा है? कहता हंस ये रहा हूं, पट्टे सारे के सारे मूर्ख थे, पीटने आए थे श्यामलाल को, पीट गए रामलाल को, इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वो ग्रह कौन सा है कुंडली में? एक ग्रह ये भी होता है, वो ग्रह होता है उच्च का, जो पीड़ित ना हो किसी भी रूप में, और वो कुंडली में उच्च का होकर के बैठ जाए,
वो ग्रह ऐसा होता है कि मुसीबत में भी हंसता है, यानी तुम्हें हंसाता है, तुम्हें वो ताकत देता है कि तुम हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत पावरफुल प्लेनेट होते हैं, ग्रहों की चालों में वो भी फंस जाते हैं। आपके सामने लाल किताब में वर्षफल आएगा। अब वर्षफल में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका जो सबसे प्यारा ग्रह है वो भी फंस जाता है। अब ऐसे में क्या करेगा? आप पिटोगे तो सही आप, परंतु पिटने के बाद भी हंसोगे कि वो रामलाल को पीटने नहीं आए थे, वो श्यामलाल को पीटने आए थे। कम से कम अपने को पीटने नहीं आए थे, उसको इसी बात की खुशी है, गलती से पीट गए। इतना पॉजिटिव थॉट्स ये आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह देता है। और इसके विपरीत जो सबसे दुखी ग्रह मिलेगा, वो अपनी कारक चीजों में हमेशा गलतियां निकालता है। ऑडी भी कोई गाड़ी है, मर्सिडीज भी कोई गाड़ी है, एक मात्र 6 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल फूक जाती है। 100 रुपए लगते हैं 6 किलोमीटर जाने के। एक नंबर की बकवास गाड़ी है, यही बोलेगा बंदा। अब कौन बंदा ऐसा बोलेगा? जो पीड़ित है। अगर कोई पूछ रहा है गाड़ी लेनी है कितना किलोमीटर चलती है, शुक्र की कमजोरी है, शुक्र की कमजोरी है ये, वो ये पता कर रहा। तो चीजों को समझना लाल किताब में बहुत आसान बना दिया कि एक आदमी का थॉट प्रोसेस किस तरह से काम करता। आप उसकी बातचीत को ही थोड़े दिनों बाद समझने लग जाते हैं कि इसका फलाना ग्रह गड़बड़ है, फलाना ग्रह ठीक है। आप उसके व्यवहारिक पक्ष से ही समझना शुरू कर देते हैं। अर्थात जो ग्रह जितना पीड़ित होगा, अगर शुक्र किसी का बुरी तरह पीड़ित है, उसको 5 स्टार होटल के अंदर हर जगह बेफिजूले खर्चे नजर आएंगे। और वो एक ही बात कहेगा, कल को मुझे इसका मैनेजर बना दे तो मैं यहाँ से कॉस्ट कटिंग करूंगा, मैं इसकी कॉस्ट कटिंग करूंगा, ये गमला फालतू लगा रखा है इधर तो कोई देखने भी नहीं आ रहा, ये जो स्विमिंग पूल है इसमें कोई नहाने नहीं आता, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। तो हर जगह वेस्टेज ऑफ मनी नजर आएगी। आप ये जब चीजें समझने लग जाएंगे, तब आपको रियल ज्योतिष समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस बात पे मत जोड़ दो कौन कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। ये बैठो, वो कहीं पर भी बैठा है, वो बैठ करके अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है ये देखो बस। कोई भी ग्रह अच्छा होकर के जिस भाव में बैठेगा, ध्यान से समझना, उस भाव को ब्यूटीफाई कर देगा, उस भाव को अच्छा कर देगा। और पीड़ित ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा, चाहे वो कितने भी अच्छे भाव में बैठ जाओ, पीड़ित ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को डेंट मारेगा। देखो, ये छोटा सा जो सूत्र है, ये सूत्र बड़े काम के सूत्र है। जब आप प्रेडिक्शन करोगे, चाहे वैदिक में अपना लो, चाहे लाल किताब में अपना लेना, फार्मूला यही काम करेगा। लाल किताब आपको एक नया आयाम देती है, जिसमें बहुत सारे स्टेप नहीं है, एट ए मोमेंट वहीं पर सारा हिसाब किताब हो जाता है। जैसे आज हमारा कुंडली का चौथा भाव है। चौथा भाव सभी आप लोग जानते हैं, ये हमारे मन से रिलेटेड है। मन की, मन का सुख, मन का दुख चौथा भाव बताता है। अब जब हम कह देते मन को चौथा भाव दिखाता है, तो पहले ये समझना होगा ये मन क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम। मन का आखिर स्वभाव क्या है, उसका भी तो नेचर समझना पड़ेगा, जभी हम फोर्थ भाव को समझ पाएंगे।
मन का स्वभाव होता है कम आनंद से अधिक आनंद की ओर जाना। हमेशा याद रखना, कम आनंद से अधिक आनंद की ओर जाना। जितना मिल गया उससे ज्यादा की उम्मीद रखना, और जो मिल गया है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। नहीं क्या, ये जो चीज है, अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को समझने लग जाएंगे तो हम फोर्थ हाउस को समझेंगे। ऐसा क्यों है मन? क्योंकि चौथा भाव बहता हुआ दरिया है। बहता हुआ दरिया का मतलब नदी, फ्लोइंग वाटर से समझो आप, कि जल बह रहा है। यही स्थिति हमारी मन की होती है। हमारा मन सदैव बहता रहता है, सदैव बहता रहता है। अब वो बात अलग है, कभी दाएं बहता है, कभी बाएं बहता है, कभी उछाल खाता है, कभी शांत हो जाता है। वही स्थिति हमारे मन की रहती है। तो हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मन क्यों बहता है। क्योंकि चौथे भाव में बहता हुआ दरिया है, क्योंकि वहां पे पानी का स्थान है। अब उसको वास्तु में आप कह दो नल का स्थान, उसी को कह दो आप कुएं का स्थान, उसी को कह दो जी जलाशय, उसी को कह दो पानी रखने का स्थान। हम अपने घर में जहां पर पानी स्टोर करके रखते हैं, वही चौथे भाव के रिजल्ट दे रहा है। जहां पर जल होगा वो चौथे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा वास्तु 5 तत्वों पर आधारित है, और 5 तत्वों का बैलेंस ही अच्छा वास्तु बनाता है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जल ज्यादा बहेगा। जल का संबंध हमारे इमोशन से है, जल का संबंध हमारी भावनाओं से है। हमारे अंदर की दया, करुणा, श्रद्धा, ये सब जल तत्व से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति दयालु ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, इसका सिंपल मायने इतना है कि कुंडली में जल तत्व की अधिकता है। वैसे तो बॉडी में हमारा एक फिक्स्ड परसेंटेज है जल का, पर कुंडली में भी जल तत्व को देखा जाता है। और जल का संबंध चंद्रमा से है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में जल तत्व बैलेंस है तो इमोशनली बैलेंस व्यक्ति मिलेगा। अगर अनबैलेंस है तो इमोशनली अनबैलेंस मिलेगा। इमोशनली अनबैलेंस का मतलब जल तत्व या तो अधिक हो जाए या जल तत्व कम हो जाए। आप ये जो जल तत्व है, इसको कैसे देखा जाए कि ये जल तत्व कैसा है कैसा नहीं? तो चौथे भाव को समझने के लिए कि चौथे भाव में जो जल है उसकी मात्रा ठीक ठीक है कि नहीं, तो ये बात पता करने के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति को देखना है। चंद्रमा यदि सही सही मात्रा में सही बैठा हुआ है, सही मात्रा का मतलब वो सही जगह बैठा हुआ है, सही शक्ति के साथ बैठा हुआ है, बैलेंस बैठा हुआ है, ना तो ज्योतिष में नीच का चंद्रमा अच्छा होता, ना ही ज्योतिष में उच्च का चंद्रमा अच्छा होता। कभी कभी हम उच्च के चंद्रमा को देख के बड़े खुश हो जाते हैं, पर ये उच्च का चंद्रमा भी अच्छा नहीं है एक बैलेंस लाइफ के लिए। चौथा भाव चंद्रमा की जड़ है।
अब ये जो हम बात कहते हैं चंद्रमा की जड़ है, इसका मतलब ये है कि काल पुरुष की कर्क राशि चौथे भाव में फॉल करती है। आपके घर में कितना धन का आवागमन रहेगा, तो जितना जल तत्व बैलेंस रहेगा उतने ही घर में आवागमन पैसे का, फाइनेंस का अच्छा रहेगा। इसीलिए जब मैंने धन की बात बताई थी तो मैंने क्या कहा था, 9वें भाव से किस्मत के बादल उठते हैं, 10वें से जल बढ़ते हैं, दूसरे से टकराते हैं और सारा पानी बरसात के रूप में चौथे में इकट्ठा होता है। तो 4th हाउस का जल आ कहां से रहा है? दूसरे से। हमेशा इस कनेक्शन को याद रखना, दूसरे से पानी आ रहा है चौथे में। बड़ा सिंपल लॉजिक है। आपके घर में रखी हुई लग्जरी आपकी औकात बताती है। इसीलिए इसे लक्ष्मी के बैठने का स्थान माना है। लक्ष्मी भाव 5वां है, पर लक्ष्मी जी के बैठने का स्थान चौथा है। आप किसी बड़े अमीर घर में जब प्रवेश करते हैं तो वहां की दीवारें, वहां आपका रखा हुआ सामान उस इंसान की औकात को बता देता है। यहाँ पर लक्ष्मी माँ का कितना बड़ा आशीर्वाद, कितना बड़ा आशीर्वाद नहीं। जब वो कहते हैं आइए जनाब बैठिए सोफे पे, आप सोफे को हाथ लगा के देखते हैं, अरे तो 5 लाख रुपए का सोफा है। आप समझ जाते हैं कि अपने पास तो 50,000 का, इसके बाद 5 लाख का है। तो लक्ष्मी जी की आशीर्वाद तो यहीं बरस रहा है। तो चौथे भाव को आपने समझना हो तो अपने घर की तरफ नजर मार लीजिए। जो आपका घर का सारा वास्तु है वो चौथा भाव। जिन लोगों की कुंडलियों में वास्तु दोष होता है वो पता करने के लिए भी चौथा भाव ही देखा जाता है। चौथा भाव ही डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में के द्वारा कि उसका को घर कैसा मिलेगा, उसके घर में वास्तु दोष होगा कि नहीं होगा। चौथा भाव आपके माँ के सुख और दुख का है, आपके माँ की लॉन्जेविटी को डिसाइड कर। चंद्रमा और चौथा भाव दोनों मिलकर के आपकी माता की उम्र को बताते हैं। माँ को कितना कष्ट होगा, कितना नहीं कष्ट होगा, ये भी चौथा भाव ही बताता है। मन और माँ और हम सनातनी लोग धरती को भी माँ कहते हैं, जमीन को भी माँ कहते हैं। इसीलिए जमीन, प्रॉपर्टी, ये सब चौथे भाव से देखी जाती है। आप कितने मकान बनाओगे, कितने नहीं बनाओगे, चौथा भाव डिसाइड करता है। आपका मकान बड़ा होगा कि छोटा होगा, किन लोगों की मदद से होगा कि किन लोगों की मदद से नहीं होगा, किस उम्र में होगा, जल्दी बनाएं कि लेट बनाएं, बना बनाया लें कि ईंट पर ईंट रख करके बनाएं। ये सारे डिसीजन चौथे भाव को देख करके किए जाते हैं। चौथा भाव में एक अद्भुत कमाल की चीज और भी है। ये बताता है पति पत्नी का दाम्पत्य सुख, सुख की बात कही है मैंने। चौथा भाव डिसाइड करता है ना, कमाल की बात। हम 7वें भाव के पीछे लठ लेके लगे रहते हैं।
सप्तम भाव तो केवल दो लोगों को मिलवा देता है, वहां तो शादी करा देता है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि दो लोगों ने 7 वचन पढ़े और दोनों ने एग्री किया। 7वां भाव, 7 फेरे, 7 वचन, यही याद रखना बस। 7वां भाव, 7 फेरे, 7 वचन। परंतु दोनों के मिलने के बाद सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, चौथा भाव ही डिसाइड करेगा। यानी कि आफ्टर द मैरिज आप अपने आप में हैप्पी महसूस करेंगे कि अनहैप्पी महसूस करेंगे, ये चौथा भाव ही डिसाइड करे। ये बड़ा गहरा सूत्र है। अक्सर हम शादीशुदा जिंदगी के लिए चौथे भाव को याद ही नहीं करते। किसी भी प्रकार का जो सुख है वो चौथे भाव से ही देखा जाता है, तो मैरिज का सुख भी चौथे भाव से ही देखा जाए। अब ज्योतिष में ना बहुत बारीक बारीक अंतर होते हैं, उन अंतरों को हम ना समझ के सबको मिक्सअप कर देते हैं। हमने शादी देखनी है, सप्तम भाव पे आ गए, ज्यादा सैया सुख 12वें पे चले गए और फिर साइड में हट जाते हैं। ये नहीं देखते कि पति पत्नी एक दूसरे से कितने अनसेटिस्फाइड है और वो चौथा भाव उसकी कहानी कह रहा हो। चौथा भाव में के साथ जो दिशा जुड़ी हुई है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और ईशान नाम है भगवान शिव का। भगवान शिव के 5 मुख हैं, उनमें से एक मुख जिसका नाम ईशान है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वही दिशा है जहां पर गुरु देव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। यही कारण है कि चौथे भाव में गुरुदेव जब आते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। और एक सूत्र मैं देता हूं, चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो नॉर्थ ईस्ट में अपना धन रखना शुरू कर दो। वास्तु में समझाया जाएगा कि अग्नि कोण में धन रखें, क्योंकि वो शुक्र की डायरेक्शन है। लाल किताब कहती है चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो कोई और दिशा मत बनाना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा बनाना, वहां पे धन रख देना, दिन दुगना रात चौगुना होने लगेगा। और उस धन के साथ अगर आप पीली हल्दी की गांठ, केसर, गोल्ड, चने की दाल, ये सब चीजें भी साथ में रखते हैं, या पीले फूल, और जिसके पास धन नहीं आ रहा, अगर जिसे आज ये सूत्र मालूम लगता है, वो करना शुरू कर दो। ये बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं सिर्फ ये ही डाल के रखना शुरू कर दो, वहां पर देखो धन कैसे आने लग जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी। कुछ ना मिले तो गोल्ड इकट्ठा करते रहना वहां। अब ये बड़ी कमाल की दिशा है, ये जो बृहस्पति की दिशा है, जो चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। चौथे भाव में एक बड़ा कमाल की ताकत है, आपको मुसीबतों से बाहर निकालने की ताकत इसके पास है। जब भी कोई विषम संकट में फंस जाए, तत्कालिक संकट आ जाए, तो चौथे भाव को प्रबल बना दो।
ये अब रेमेडी का पार्ट है। कहते जी रेमेडी चाहिए हमें, रेमेडी का सूत्र चाहिए हमें, ये बोलो। रेमेडी तो आप खुद बना दोगे। कोई आदमी अचानक से आया, मुसीबत में फंस गया जी, मुकदमा लग गया, पुलिस पीछे पड़ गई मेरे, या मेरे पीछे जो है कर्जा मांगने वाले जो है, मैंने कर्जा लिया, पीछे पड़ गए, कोई मारने के लिए पीछे भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पीटेंगे, वहां मिलेगा, वहां पीटेंगे, और कभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम तेरे से टैक्स वसूलेंगे, बड़ा भारी पंगे फंस गए। अब बंदे को तुरंत रिलीफ चाहिए, चौथे भाव को प्रबल बना। अब आप पूछें लॉजिक क्या है? अरे जब संकट आता है तो मन घबराता है, संकट आता है तो मन घबराता है, और जब मन घबराता है तो बुद्धि काम करना बंद कर जाता है, और उसको कोई आइडिया नहीं आता है। मुसीबत के समय कोई आइडिया नहीं आता, और आता है तो उल्टा सीधा आता है, सही नहीं आता है। तो इसलिए चौथे भाव को प्रबल बनाना है, और छोटी मोटी टेंशन हो जाए, छोटी मोटी टेंशन हो जाए सभी के लिए, ईशान कोण में जाकर के कुर्सी लगा के बैठ जाया करो, अपने घर में कंपास लगा लो, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक कर लो, जहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है बस वहां जाकर के बैठ के मनन करो कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। ये ईशान ग्रह की, ईशान दिशा की शक्ति है। और अगर थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा दिखे तो चौथे भाव के और चंद्रमा के इलाज शुरू, आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा का संबंध रात्रि से है, तो चंद्रमा यदि खराब हो जाए तो रात को नींद नहीं आती, जिसे अंग्रेजी में इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आप बोलते हो, अनिद्रा की बीमारी, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदली जा रही। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा तो ये समस्या आती ही आती है। घोड़ा, घोड़ी, या जो भी सफेद रंग से संबंधित हैं, एक गधे को छोड़कर, चंद्रमा से संबंधित पशु और जानवर कहलाते हैं। घोड़ी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, या दूध से बनी हुई चीजें चंद्रमा से संबंधित होती हैं। मिश्री, चावल, मोती, पर्ल, चांदी, इनका संबंध चंद्रमा से है। चौथे भाव में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और केतु ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। मंगल ग्रह तो चौथे भाव में नीच का हो जाता है, और जिनके मंगल चौथे भाव में जाके नीच का हो जाता है उनके मामा के हालात खराब हो जाते हैं। देखा कमाल की बात। अब ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। मंगल आपकी कुंडली में आया, बर्बाद मामा हो रहा है। इंटरनेट में गड़बड़ होगी लगता है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? सर अच्छे से आ रही है। हाँ, अच्छा, बीच में लैग था सर, थोड़ा सा आ रही वो है, ठीक आ हो रही गया। है। और बीच में अटक गया था, मुझे लगा कहीं आवाज नहीं नहीं, 2-3 सेकंड का लैग था। ठीक है सर। चलो चलो। देखिए, मंगल चौथे में आएगा तो मामा के हालात को खराब कर देगा। मामा के आर्थिक हालात बिगड़ेंगे या हेल्थ बिगड़ेगी, और कभी मंगल ऐसे में बद हुआ हो करके आ जाए तो मामा को बर्बाद तक कर देता है। केतु चौथे भाव में आए तो मैं वैसे तो अलग से कराऊंगा ऋण के बारे में, लाल किताब में ऋणों के बारे में कहा जाता है,
चौथे भाव में केतु आ जाए तो माँ का ऋण कहलाता है, माँ का कर्ज। इसमें माँ एक लायबिलिटी की तरह बन जाती है और माँ की खुद की हालत बहुत खराब रहती है। अब हमें समझना होगा कि जो भी ग्रह, शांति से समझना, जो भी ग्रह चौथे भाव में बैठ जाते हैं वो चंद्रमा की तासीर के हो जाते हैं। तासीर में स्वभाव। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो अपना अच्छा या बुरा रिजल्ट इस बात को देख करके दिखाएंगे कि चंद्रमा के हालात कैसे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथे भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, ये चंद्रमा के हालात डिसाइड करेंगे। अब कोई भी ग्रह बैठा, तो इसका मतलब अब हमारी जिम्मेवारी क्या आ गई? हमारी जिम्मेवारी आ गई कि हम चेक करें अपनी कुंडली में कि चंद्रमा कैसा बैठा हुआ है। बृहस्पति मैंने सिखा दिया आपको अच्छी तरीके से कि बृहस्पति कैसे देखा जाता है, कि खराब है कि वो अच्छा है। आज बता देता हूं चंद्रमा कैसे देखा जाता है, बड़े आराम से। अगर बृहस्पति 1 से 6 में बैठा हो, यानी पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 से 6 तक, 1 से 6 में बैठा हो, केतु 7 से 12 के बीच में बैठा हो, यानी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस जगह पे केतु बैठा हो और बृहस्पति 1 से 6 के भाव के बीच में बैठा हो, तो चंद्रमा खराब हो जाता है। ये एक पहली शर्त। दूसरी शर्त, चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा बुध के साथ, चंद्रमा सूर्य के साथ हो, तो खराब हो जाता है। अब ठीक होने क्या, यदि बृहस्पति और केतु, यदि बृहस्पति केतु दोनों के दोनों 1 से 6 में आ जाए, रिपीट करूं, यदि बृहस्पति और केतु दोनों 1 से 6 के में आ जाएं, यानी कि बृहस्पति और केतु 1 से 6 में आ जाएं और 7 से 12 के बीच में बृहस्पति केतु आ जाएं, या तो 1 से 6 में बृहस्पति केतु एक तरफ हो जाएं या 7 से 12 में बृहस्पति और केतु एक तरफ हो जाएं। और अब टर्म्स एंड कंडीशंस, यदि केतु पहले हो और बृहस्पति बाद में हो तो चंद्रमा खराब नहीं होता। अब देखो क्या बताया है, बृहस्पति और केतु 1 से 6 के बीच में हो, अगर 1 से 6 में ना हो तो 7 से 12 के बीच में बृहस्पति केतु हो, और शर्त ये कि केतु पहले हो और बृहस्पति बाद में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि केतु किसी के 9वें भाव में बैठा है और बृहस्पति बैठ जाए 11वें भाव में, तो बृहस्पति केतु दोनों के दोनों 7 से 12 के बीच में आ गए और टर्म्स एंड कंडीशन भी पूरी हो गई कि केतु तो 9वें खाने में था, या बृहस्पति 10वें में चला जाए, या बृहस्पति 11वें में चला जाए, या बृहस्पति 12वें में चला जाए। समझ में आ गई बात? तो वो कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ऐसा हो रहा है तो चंद्रमा खराब नहीं होता है। अब कौन सी चीज मानी जाए? अब मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे, अब देखते ही दिमाग में क्या जाएगा, अरे यार चंद्रमा तो पीड़ित हो गया, और ये तो गुरुजी ने भी बताया था चंद्रमा पीड़ित हो गया। पर आप उनसे जब बात करेंगे
तो कम लक्षण दिखाई देंगे चंद्र केतु के, सॉरी चंद्र राहु के। मतलब वो इतना मेंटली अपसेट नहीं मिलेगा आपको, इतना ज्यादा टेंशन में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे बंदा चंद्र ग्रहण दोष लिए घूम रहा है और बंदा बिंदास है यार, फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं लेता, रात को भी आराम से फटकार के सोता है, नींद भी अच्छी आ रही है, इसको चक्कर क्या है? ये तो हमें बताया गया था कि चंद्रमा तो रात है, रात की नींद है, और ग्रहण के बाद भी अगला मौज ले रहा है, चक्कर क्या है? तो बस चक्कर यही है कि देखना उसका बृहस्पति और केतु 7 से 12 के बीच में बैठा होगा, या बृहस्पति केतु 1 से 6 के बीच में बैठा होगा, और केतु से आगे बृहस्पति होगा। अगर ऐसा है तो चंद्र ग्रहण का असर भी कम हो जाएगा, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गंदे वाले रिजल्ट ग्रहण के नहीं मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, असर कम होगा, मिलेगा असर कम होगा, डेली रूटीन लाइफ में नहीं पता चलेगा। पर अब जो पहले जो मैंने आपको समझाया था कि बृहस्पति 1 से 6 में बैठा हो, केतु 7 से 12 में बैठा हो, और ऊपर से चंद्र ग्रहण लग जाए, फिर देखो उसके हालात, उसमें इम्पेशंस आपको मिलेगा, ओवर सेंटिमेंट्स उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे, ओवर इमोशनल मिलेगा, और एक ही बात कहेगा ये दुनिया बहुत गंदी है, एक नंबर की धोखेबाज है, किसी पे विश्वास कर लो हर कोई धोखा दे जाता है। इमोशनल डेंट वो इतने खाएगा कि वो अपने घर परिवार में ही इमोशनल डेंट खा खा के चलनी हो जाता है। तो यहाँ पर लाल किताब की जिसको नियम और शर्तें याद रहेंगी वो कभी भी गलती नहीं खाएगा ऐसी चीजों के मामले में, और चंद्रमा को तुरंत पहचान लेगा। अब जैसे ही आप चंद्रमा को पहचान लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चौथे भाव को समझना। गुरुजी इस पॉइंट को दोबारा बता दोगे क्या? किस पॉइंट को? कि जब जैसे मतलब बृहस्पति और केतु 1 से 6 में आ जाए या 7 से 12 में। आपके बिना बोले ही सचिन जी मैं 3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, है ना? फिर मेरी चक्की यहीं पे घूमती रहेगी। नहीं सर, आपने फर्स्ट केस में बोला कि केतु आगे होगा जुपिटर से, और सेकंड केस में बोला कि जुपिटर आगे होगा केतु से। वो 1 to 6 का था सिंपल, ना? फिर से समझ लीजिए बात। जी एक बार दोबारा समझा दीजिए प्लीज। जब भी ठीक चंद्रमा देखना हो तो बृहस्पति आगे होना चाहिए केतु से। इसलिए मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, मैंने कहा था मान लो 7 से 12 के बीच में बृहस्पति और केतु आ गए, उसका एग्जाम्पल दिया था 9वें भाव में केतु बिठा दिया हमने, फिर चाहे बृहस्पति 10वें में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो केतु से आगे हो गया ना वो। केतु से जहां पर केतु बैठा है उससे आगे के भाव में बैठा है बृहस्पति, तो हम कहेंगे यहाँ चंद्रमा खराब नहीं है। गुरुजी यदि दोनों आप उसको उल्टा ले लो, अब उसका उल्टा ले लो कि बृहस्पति और केतु आप 1 से 6 में बिठा दिया, आपने कहीं पर भी बिठा दिया। अब ऐसे में मान लो केतु बैठ गया चौथे में, तो बृहस्पति 5वें में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तीसरे में हो। मतलब केतु जहां बैठा है उससे 1 घर आगे, 2 घर आगे, या जितनी भी आगे हुई उससे आगे बृहस्पति होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। बृहस्पति आगे क्यों? लाल किताब कहती है कि केतु गुरु का चेला है और चेले को गुरु के पीछे चलना चाहिए, गुरु से आगे नहीं चलना चाहिए। अगर चेला गुरु से आगे चल रहा है तो पक्का खड्डे में गिरेगा और गुरु बचा नहीं पाएगा, क्योंकि चेला तो आगे आगे चल रहा है। अब गुरु का मतलब कौन है? गुरु का मतलब है अनुभवी व्यक्ति, जिसको अनुभव है चलने का। अब चेला तो सीख रहा है, इसीलिए तो चेला है, पर वो कह रहा है नहीं भाई तू पीछे हट, मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, गुरु को पीछे करा और आगे हो गया, तो पक्का निश्चित रूप से खड्डे में गिरेगा। तो गुरुजी तो इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा, हाँ जी, अगर केतु 1 से 6 है और बृहस्पति 7 से 12, हाँ, अगर गुरु केतु इकट्ठे बैठे हो एक ही खाने में, फिर तो अभी आने दो, मुझे वहां तक पहुंचने तो दो, पहुंचने ही नहीं दे रहे, वहां तो अटका के बिठा दिया मुझे।
4 बार रिपीट कर चुका हूं, वो भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं, अगर केतु 1 से 6 हो और गुरु 7 से 12 के बीच में हो। ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आता संजय जी। अच्छा, ये अपनी कुंडली से मत चिपको, फार्मूला लिखो, फार्मूला ना आए समझ में तो बात। नहीं वो तो समझ आ गया। काम आएंगे फार्मूले, काम आएंगे, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला काम आएगा। आप उसको दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा, फिर देखिएगा और फिर अप्लाई करके देखिएगा। ना अप्लाई हो तो फिर बता, है ना, अभी के अभी नहीं। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। अगर बृहस्पति राहु के साथ बैठा हो तो खराब माना जाएगा। बृहस्पति केतु के साथ बैठा हो तो गुरु और चेला एक ही घर में बैठे, ये खराब भी हो सकते हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं। उस चीज को चेक करने के लिए सिर्फ आपने फार्मूला अपनाना है कि गुरु कैसा है। गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, ध्यान रखिएगा। गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, और केतु अच्छा तो गुरु अच्छा। इस सूत्र को याद रख लीजिए। देखिए, केतु अगर अच्छा तो गुरु अच्छा, और गुरु अच्छा तो केतु अच्छा। गुरु केतु दोनों साथ बैठे तो चेक करो कि गुरु कैसा। समझ गए बात को? पर गुरु राहु अच्छा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे संत महात्माओं की कुंडली में गुरु और केतु एक साथ बैठ जाते हैं। कुछ ब्रह्म ज्ञानियों की कुंडली में भी गुरु केतु साथ बैठे दिखाई दे सकते हैं, तो उससे बिल्कुल टेंशन मत पाना। सिर्फ वही फार्मूला अपनाना कि बृहस्पति के दुश्मन 3 राहु बुध और शुक्र, वो 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे कि नहीं बैठे, सिंपल इतना स्टडी करना और बस टेंशन फ्री रहना, वहीं से डिसाइड हो जाएगा। अगर अच्छे होकर के बैठे हैं तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान मिलेंगे। वो व्यक्ति में संन्यास का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वेदांग का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान आपको मिलेगा। उसके पास बड़ा गहरा पैठ वाला व्यक्ति होगा, मेडिटेशन वाला व्यक्ति होगा, धर्म कर्म की अच्छी व्याख्या करने वाला व्यक्ति होगा। जब आप उसके मुंह से बातें सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। तो उसको केवल मात्र गुरु चंडाल दोष कह के मत छोड़ देना। हाँ, गुरु चंडाल, गुरु और केतु जब बन करके अपना रूप दिखाएंगे जब गुरु खराब माना जाएगा, फिर तो वो ऐसा आदमी कैसा होगा? बहुत ज्ञानी होगा, दुनिया को ज्ञान बांटता फिरेगा, खुद का ज्ञान खुद के कभी काम नहीं आएगा। अपने मामले में बिल्कुल ऐसा हाल होगा जैसे मसालची मसाल लेकर के चलता है। जो पहले जब लोग चला करते तो एक आदमी मशाल लेके चलता था, पूरी भीड़ उसके पीछे चलती थी, वो रोशनी दिखाता चलता था सबको। तो ये गुरु चंडाल योग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हमेशा याद रखना। और वो बेचारा है ना, ऐसे नीचे देख देख के चलता था कि कहीं मैं पत्थर से टकरा तो ना जाऊं, मैं कहीं खुद ही खड्डे में ना गिर जाऊं, क्योंकि वो दूसरों को रोशनी देता था पर खुद अंधेरे में रहता था। तो गुरुजी इसका तो इलाज? चंडाल वाले व्यक्ति के साथ ये बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति सलाह मांगने आए, उसके पास सलाह हरदम ऑलवेज रेडीमेड तैयार रहती है, और वो सलाह काम भी करती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती। उससे कोई सलाह ले जाएगा वो एकदम पार जाएगा। पर अगर उसके घर परिवार में मुसीबत खड़ी हो जाए, उसके ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाए, तो उसको कुछ नहीं सोचता। और वो अगर फार्मूला लगा भी दे जो दूसरों को देता, वो काम नहीं करता। ये होता है गुरु केतु या गुरु राहु का गुरु चंडाल दोष। क्लियर हुई बात? चलिए फिर से चंद्रमा पर चलते हैं। हम चंद्रमा से फिर भाग खड़े हुए। मैंने बताया था कि चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो चंद्रमा की तासीर का हो जाएगा। अर्थात चंद्रमा अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर अच्छा होगा तो वो बैठे हुए ग्रह अच्छे परिणाम देंगे, और अच्छे का मतलब क्या होगा? माँ सुखी होगी, माँ ने दुख नहीं देखा होगा। और बुरे का मतलब माँ बेचारी दुखियारी होगी, माँ ने बड़े झंझटों के साथ, झगड़ों के साथ जीवन निर्वाह किया होगा, पाला होगा, और जब तक वो लड़का या लड़की 24 वर्ष की आयु तक ना हो जाए, माँ को सुख नहीं मिलता है।
माँ बहुत मेहनत करती है, बहुत प्रयास करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। 24 वर्ष की आयु तक। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि साहब राहु चौथे में आ जाए तो क्या होगा? ये चौथा भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, इन्हें सभी देवताओं की मां कहा गया है। यहाँ पर राहु ने कसम खा रखी है नुकसान ना करने की, मतलब वो मां को हानि नहीं करता। तो जिन लोगों के चौथे भाव में राहु बैठा होता है उनकी मां की आयु लंबी हो सकती है। इसको कभी हैरान मत होना, क्योंकि वो वहां पे उपद्रव नहीं खड़े करता। इसी प्रकार से शनि ग्रह भी चौथे भाव में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन कौन है? मंगल, शुक्र और केतु। ये 3 ग्रह प्रॉब्लम पैदा करते हैं। मंगल मामा पर भारी, शुक्र मन की खुशियों पर भारी और केतु मां पर भारी। सर मंगल मामा पर, केतु किस पर? केतु मां पर। मां का ऋण बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, और सर इसमें हम लोग चंद्र की पोजीशन भी तो देखेंगे ना? चंद्रमा यामिनी जी कहीं बैठा हो, यही तो लाल किताब की खूबसूरती है, वो कहीं बैठा हो। सिर्फ आपने जो मैंने सूत्र बताया है बृहस्पति और केतु से, सिर्फ ये देखना है, फिर वो कहीं बैठा हो। और अगर वो अच्छा हो करके बैठा है तो उस भाव को ब्यूटीफाई करेगा। ब्यूटीफाई करने का मतलब, जैसे मान लो अगर आप बेसिक लाल किताब में जाएं तो चंद्रमा 10वें भाव में बैठा होगा तो कहेंगे शनि के घर में चंद्रमा बैठ गया। तो शनि के घर में चंद्रमा तो अच्छा नहीं माना जाता ना। तो बेसिक फार्मूला तो ये कहता है। परंतु अगर बृहस्पति केतु 7 से 12 के बीच में होंगे और बृहस्पति केतु से आगे होगा तो चंद्रमा अच्छा हो गया। तो चंद्रमा अब क्या रोल अदा करेगा? कर्म को ब्यूटीफाई करेगा। 10वां भाव कर्म का, वो कर्म को ब्यूटीफाई करने का काम करेगा। कर्म को ब्यूटीफाई करने का मतलब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई षड्यंत्र नहीं करेगा, हिंदुस्तान के लॉ को मानेगा, लॉ के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। अब जाने अनजाने में हो जाए तो कह नहीं सकता, जैसे ही उसे पता चलेगा ये तो कानून के खिलाफ है, वो तुरंत पीछे हट जाएगा, कोई काम ऐसा नहीं करेगा। इसे कहते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कर्म। और गलती हो जाए तो उसको सुधारने का भरसक प्रयास कर। जब जब वो गलतियां दोहराएगा लाइफ के, जब जब वो गलतियां करेगा लाइफ में, और उसको जब जब पता चलता रहेगा तेरे से गलतियां हुई है, वो उन गलतियों को ठीक करने में जुट जाएगा और कोशिश करेगा दोबारा गलती ना दोहराई जाए। अब इसके विपरीत बैठा हुआ 10वें भाव में चंद्रमा है। अब देखो मैं चंद्रमा का ही उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल वो ही ले रहा हूं कि चंद्रमा पहली स्थिति में भी 10वें में बैठा था और दूसरी स्थिति में भी चंद्रमा को 10वें में ही बिठा रहा हूं, परिस्थिति अलग हो गई। 1 से 6 के बीच में बृहस्पति बैठा है और 7 से 12 के बीच में केतु बैठा है, हो गया खराब। अब वो कर्म को ब्यूटीफाई ना करके कर्म को डेंट मारेगा। क्या डेंट मारेगा? इतना महामूढ़ी आदमी हो जाएगा कि पूछो ही मत। अब इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूं, ट्रू एग्जाम्पल मेरी लाइफ का। जब मैंने ज्योतिष की शुरुआत ही की थी, एक हमारे साइकिल वाला था, साइकिल के पंचर लगाता था। मैंने एक बार उसको कहा गाड़ी अपने साइकिल में पंचर हो गया है तो पंचर लगा दे। तो वो कुछ आराम से कुर्सी पे बैठ के कोई ख्वाब देख रहा था। कहता टाइम नहीं है। मैंने कहा तो कितनी देर में आना है? कहता ये कुछ नहीं कह सकता। चले गए हम, दूसरी दुकान से करवा लिया। जब वापस में आया तो फिर वो अपना कुछ काम करने लग गया। फिर मैंने कहा अरे तू जो है, तेने उस समय तू कुछ कर तो नहीं रहा था, फिर तेने पंचर क्यों नहीं लगाया? कहता पंडित जी ऐसा है, उस समय ख्वाबों की दुनिया में था और काम करने का एक पैसे का मूड नहीं था मेरा, और आपने आके डिस्टर्ब और कर दिया मेरे को। मैं पता कितने अच्छे ख्याल ख्वाबों के अंदर घूम रहा था।
तो बाद में उसकी कुंडली देखी मैंने, तो चंद्रमा वही पीड़ित अवस्था का चंद्रमा था। तो उसने कर्म भाव पे क्या करा, उसने कर्म भाव पे उसको महामूढ़ी बना दिया। और हम देखते थे, सब लोग मजाक उड़ाते थे, उसके पास काम पड़ा होता था और उसके दिमाग में कोई ख्याल आ जाता, अलग से कुर्सी पे जाकर के बैठ जाता और कुछ किसी काम को हाथ नहीं लगाता था। और उससे बड़ा नाराज हो जाता था, कोई काम में उसके डिस्टर्ब कर देता था, तो कोई इसको कह देता था ये काम कर दे, मतलब दूर से ही हाथ हिला देता था कि नहीं हो, तो लोग समझ जाते थे कि अब ये काम नहीं करेगा। यानी मूड का इतना ज्यादा गुलाम होना कि उसने अपने कर्म का नुकसान कर लिया है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, किस्मत ग्राहक को तुम्हारे दरवाजे तक लेकर के आ सकती है, पर उस ग्राहक का हाथ पकड़ करके उसको अंदर खींच के लाना, ये तुम्हारे कर्म का नतीजा है। अब वो ग्राहक सामने भी खड़ा है और फिर भी वो हाथ हिला रहा है, तो सोचो क्या हाल होगा। तो ऐसा आदमी कभी अमीर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यही लाल किताब का सूत्र है कि जो ग्रह खराब हो जाएगा, वो फिर जिस भाव पर बैठेगा उस भाव को भी डेंट मारेगा। तो पीड़ित चंद्रमा चाहे वो किसी शनि के साथ नहीं बैठा है, वो राहु के साथ भी नहीं बैठा है, वो केतु के साथ भी नहीं बैठा है, वो बुध के साथ भी नहीं बैठा हुआ है, वो अकेला बैठा हुआ है, फिर भी पीड़ित है, वो फिर भी पीड़ित है। और जो इन ग्रहों के साथ बैठा है और बृहस्पति और केतु के फार्मूले के अनुसार नहीं पीड़ित है, तो परिणाम कम देगा, नेगेटिव परिणाम कम देगा। ये है ब्यूटी लाल किताब की, जो आपको इतनी बारीकी से अंतर को समझा रही है। अब बस आपको सिर्फ चंद्रमा के नेचर को समझना है, चौथे भाव को समझना है। चौथा भाव पीड़ित हो जाएगा तो मकान में दिक्कत आएगी, मकान बनाने में दिक्कतें आएंगी, बढ़िया मकान नहीं मिल करके देगा। यही चीजें आपने देखनी है। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, मकान पे मकान बनाए जाओ। शनि चौथे में बैठा है, बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, एक साथ कई कई बने बनाए मकान मिल जाएंगे आपको। राहु चौथे में बैठा है, खूब सारे मकान बन जाएंगे आपके, बशर्ते चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। फिर चाहे शनि बैठ जाए चौथे में, फिर चाहे राहु बैठ जाए, मकानों की कमी नहीं रहती। ये खास बात है। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि चंद्रमा के हालात कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बुध ग्रह अगर चौथे भाव में बैठा हो तो ये राजयोग कारक हो जाता है। अब लाल किताब लिखती है कि जैसे तीसरा भाव मौत से पहले की बीमारी का संकेत देता है कि व्यक्ति किस बीमारी से मरेगा, तो चौथा भाव में बैठा हुआ ग्रह मौत का बहाना बन जाता है। यानी कि मौत का बहाने का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड चौथे भाव से हम छाती देखते हैं, चौथे भाव से हम हृदय देखते हैं, चौथे भाव से हम कफ संबंधी बीमारियां देखते हैं, चौथे भाव से हम सांस संबंधी बीमारियां देखते हैं। अब इसके बारे में क्या सूत्र है? यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हैं, कि जो तीसरे में बैठा है और जो छठे में बैठा है आपस में दुश्मन है, या जो तीसरे में बैठा है जो आठवें में बैठा है वो आपस में दुश्मन है, या छठे आठवें में जो बैठे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चौथे भाव में ग्रह बैठा होगा वो मौत का बहाना बनेगा। यानी हार्ट अटैक करवा सकता है, फेफड़े खराब करवा सकता है, टाइफाइड बिगाड़ सकता है, निमोनिया की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, टीबी पैदा कर सकता है। ऐसे में क्या करना है? चौथे भाव की चीजों को, जो चौथे भाव में जो ग्रह बैठा होगा जो मौत का बहाना बनेगा, उसको तुरंत मंदिर में दे दो, उसकी चीजों को मंदिर में दे दो।
और 8वें भाव की चीजों को या तो शमशान भूमि में दबा दो या गरीबों में बांट दो। इस तरीके से आप उस मौत के बहाने से बच सकते हो। चौथा भाव एक प्रकार से वैद्य है, यानी कि मन। आपने एक सूत्र तो सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम मन से हार जाते हैं तो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जब तक फाइटिंग स्पिरिट आपके साथ है, बीमारी आपको हरा नहीं सकती। तो उसे बनाए रखने के लिए चौथे भाव को प्रबल बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं हम लोग।